बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी एंकर पर्सन पब्लिक न्यूज मलिहा हाशमी साहिबा। बहुत शुक्रिया मलिहा। बहुत शुक्रिया उमर। मलिहा, आप भी एक खातून हैं, खातून अव्वल बेगम बुशरा साहिबा जो है वो भी एक खातून है। उनके बारे में एक खातून ने ही उनके बारे में ऐसे अल्फाज लिखे जो बयान नहीं किए जा सकते। और फिर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि फेमिनिज्म और खातून कार्ड खेलने वाली जो हमारी पाकिस्तान की 36 आंटियां हैं, वो बजाय खातून अव्वल को सपोर्ट करने के वो उनको सपोर्ट कर रही हैं जिन्होंने खातून अव्वल पर कीचड़ उछाला। क्या कहेंगे इसके ऊपर, इसलिए जो बड़ी मुनाफिकत सामने आई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सियासत पर जितनी भी तनकीद करना चाहे कोई वो बिल्कुल कर सकता है और होनी चाहिए भी। ऑपोजिशन का तो काम ही ये होता है कि उसने हुकूमत की गलतियों को, उनके फ्लॉज को पिन पॉइंट करना है और अवामी बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी तनकीद को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये तनकीद करना ऑपोजिशन का बुनियादी हक है। इसी तरह हुकूमत के पास भी उनका हक हासिल है उनको कि वो खुद को भी डिफेंड करें और ऑपोजिशन जहां पर उनको गलत लगे वो उनको क्रिटिसाइज करे। लेकिन ये जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि खवातीन को निशाना बनाकर और इस तरह की घटिया बाजारी गुफ्तगू करके पॉलिटिकल पॉइंट्स को सेटल किया जाए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है आज की। लेकिन ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब खवातीन ही ये सिलसिला शुरू कर दें। और जिस तरह आसमा शराजी साहिबा बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इतना उनका 2 दिहाइयों पर मुहीत उनका एक सफ़र है, सहाफ़ती सफ़र। अगर इससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम इससे कम भी नहीं होगा। तो इस 20-22 साला सफ़र को आप अब इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अब आप इमरान खान पर आपको सियासत पर तनकीद करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो अब आप उनकी एहलिया पर इस किस्म की जो है ऐसी उन पर आप निशाने लगा रहे हैं। और जादू टोने के हवाले से मतलब जो बात की जा रही है, भई आपके पास कोई सबूत है? मतलब एक होता है ना कि ठीक है, रूहानियत पसंद है वो, पर्दा यस। करती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है, अब रूहानियत का ये मतलब तो नहीं है कि कोई जादू करता है। अगर कोई अल्लाह की वैसे तस्बीहां करता है, ज़िक्र करता है, एक ऐसी खातून जिससे आसमा शिराज़ी आज तक मिली भी नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नून लीग के पॉलिटिकल एजेंडा को, जो कि मरियम नवाज़ अब से कुछ दिन पहले इसकी बुनियाद रख चुकी हैं। आप इसकी थोड़ी-सी टाइमिंग चेक करें ना, डॉट्स कनेक्ट करें। मरियम पहले बिल्कुल। एक बात करती हैं और उसके बाद आसमा शिराज़ी बिल्कुल उसी लाइन पर एब्सोल्युटली इन सिंक विद मरियम्स स्टेटमेंट वो एक आर्टिकल लिख देती हैं। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। और ये 36 आंटियों की जो आपने बात की, देखिए मसला ये है कि हरासमेंट इनको सिर्फ वो लगती है जो इनकी फेक न्यूज़ को आप पकड़ लें या इन पर अगर आप इनके काम पर तनकीद करें, तो इनको लगता है कि बस ये 36 लोगों के साथ जो हो रहा है बस ये हरासमेंट है। इसके बाहर किसी खातून का, अल्लाह माफ़ करे, कोई बच्ची का रेप भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी ज़्यादती हो जाए, आप जनरली इन्हें किसी भी ऐसे वाक़ये पर मज़म्मत करते हुए नहीं देखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता। यानी बिल्कुल। आप यहाँ से इनका अंदाज़ा लगाएँ कि जिस वक़्त हम सब बात करते हैं, हमसे मुराद वो लोग जो इन औरत मार्च आंटियों को तो ये समझते हैं कि इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का जो अदरवाइज़ इंतहाई पावरफुल कॉन्सेप्ट था, उसको हाइजैक करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अलबत्ता हम ये समझते हैं कि जो आपके मुआशरे में रेपिस्ट्स हैं, बच्चियों को या इवन बच्चों को भी, किसी भी इंसान को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले जो दरिंदे हैं, उन पर किसी किस्म के कोई ह्यूमन राइट्स का इतलाक नहीं होता। हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स का इतलाक इंसानों पर होता है। तो ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। जिस वक़्त हुकूमत उनको फांसी देने की बात करती है, तो फिर यही औरत मार्च आंटियाँ जो सबसे आगे निकलती हैं मोमबत्तियाँ पकड़ के और ये कहती हैं कि जी इनको कुछ ना कहें, इनके तो ह्यूमन राइट्स पामाल हो जाएँगे। तो ये बड़ी हिपोक्रेसी है कि सिर्फ़ अपना जो एक इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको सर्व करने के लिए ये पूरी कॉज़, जो कि अदरवाइज़ इंतहाई मीनिंगफुल कॉज़ है, उसका बेड़ा गर्क कर। मलिहा हाशमी साहिबा, परसों हमने देखा कि आसमा शिराजी साहिबा जो हैं वो अपनी स्पोर्ट ढूंढने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर गई और उसमें से एक स्पेस में वो गई जो होस्ट कर रहे थे वकास गुराया। वकास गुराया किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं खवातीन के खिलाफ, और आप उनका बड़ा निशाना रही हैं। और कल ही
جب آسما شرازی اپنی سپورٹ وکاس گرائے سے لے رہے تھے تو وکاس گرایا پاکستانی صحافیوں کو گالیاں دے رہا تھا، اور میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو اس نے پاکستانی صحافی خواتین انکلوڈنگ یو کے بارے میں جو اس نے الفاظ کہے. تو یہ یعنی کس قسم کی صحافت اور کس قسم کی یہ سپورٹ کی جا رہی ہے کہ وکاس گرائے کی ضرورت پڑ گئی ہے آسما شرازی کو؟ اچھا دیکھیے، اس میں نا دو چیزیں بڑی غور طلب ہیں. پہلی بات تو یہ، جیسے آپ نے کہا، بالکل مجھے بھی وہ بڑی بڑی گھٹیا باتیں میرے بارے میں کرتا رہا، اور میں نے کبھی بھی اس کو جواب نہیں دیا. ہاں، اس کو بلاک کرنے سے پہلے میں نے ایک کامنٹ ضرور کیا تھا. اسی کی ٹویٹ کے نیچے میں نے کہا کہ وکاس قرائے صاحب، ہر شخص آپ کے ننیال سے تعلق نہیں رکھتا، اور ہر خاتون کو دیکھ کے جو آپ کو اپنی والدہ اور نانی یاد آ جاتی ہیں، اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں. تو بس، اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں. یہ کہہ کے میں نے آئی بلاکڈ ہم اسٹریٹ اوے. پھر اس نے کافی فیک اکاؤنٹس میرے پیچھے چھوڑے کہ جی کرو، اس سے ارج کرتا رہا. باقاعدہ اس کی ٹویٹس موجود ہیں جس میں وہ مجھے بہت سے لوگ بھیجتے رہے کہ دیکھیں وہ لوگوں کو ارج کرے کہ آپ سے بدتمیزی کریں. تو میں نے کہا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہے پوری دنیا کسی شخص کو معزز بنانے کی سر توڑ کوشش کر لے، اگر اس کو اللہ کی طرف سے عزت نہیں ملنی تو اس کے نصیب میں عزت نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں دے سکتا. اور اگر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے کوئی جو مرضی فضول حرکتیں کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ذلت نہیں دینی تو وہ نہیں ملے گی. اللہ ذلیل کرنے پہ آئے تو پھر کوئی انسان یا جن یا حیوان چرند پرند کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو میں نے آج بھی میں اس چیز پر قائم ہوں کہ کوئی بھی وہ فضول بات کسی کے بارے میں بھی کرے، اس سے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی جس کو وہ اٹیک کر رہے، بلکہ وہ اپنی ہی براٹ اپ، اپنی تربیت بتا رہے. لیکن میں یہاں پہ آسما شرازی صاحبہ کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ وکاس گرایا ایک ایسا شخص ہے. چلے، میرے بارے میں تو جو اس نے بکواس کی وہ تو اب اللہ کے آگے وہ جواب دے گا نا. جب انشاءاللہ تعالی روز محشر ایک میدان سجے گا تو اس میں ظاہری بات ہے کہ میں بھی موجود ہوں گی، وہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ کرنے والی ہوگی. تو میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس نے بارہا میرے بارے میں فضول بات کی، اب آپ فیصلہ کریں کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. لیکن ایک ایسا شخص، ایک ایسا شخص جو اسلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے، جو پاکستان کے شہداء کے بارے میں فضول مغلظات بکتا ہے، جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دینا باعث فخر سمجھتا ہے اور اسائلم لے کر بیٹھا ہوا ہے نیدرلینڈز میں، جو پاکستان میں یعنی جو اس قابل نہیں ہے کہ جو پاکستان میں رہے، لیکن وہ پاکستان میں شر پسندی کے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے. اور یقین کریں، ایسی ایسی فضول باتیں، یعنی آج تک وہ مجھ سے ملا نہیں ہے. آج تک وہ شخص مجھ سے ملا نہیں، نہ میں اس سے ملی ہوں. لیکن ایسے کانفیڈنس سے فضول مغلظات بکے گا کہ جیسے پتہ نہیں اس کو. اور پھر یہ کہ اس کانفیڈنس کے ساتھ بکواس کرنے کا ایسے لوگوں کو یہ ایک ایج ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے اتنے اعتماد سے بات کر رہے ہیں، کچھ تو بات ہوگی جو یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے، اور اسی لیے تہمت لگانے والوں کا ہے کہ یہ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے. تو اگر آپ کا اپنا دل، کردار، آپ کی اپنی زندگی صاف ستھری ہو نا عمر، تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا جو مرضی فضول بات کرے. وہ جو بلاول نے تو خیر پورے میڈیا کو ہی کہہ دیا، لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو کہوں گی کہ یقیناً وہ بھونکتے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں بکواس کریں، جو کسی پاک دامن انسان کے کردار پر مغالطات بکیں، کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک، چلو کسی انسان کے ساتھ تو آپ غلط بات کرتے ہیں، وہ تو اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے نا، وہ تو آپ ایک بندے کے ساتھ سکور سیٹل کریں گے. لیکن جس وقت آپ اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جس وقت آپ شہدائے پاکستان، ہمارے شہیدوں کے خلاف آپ زہر اگلتے ہیں، تو اس سے آپ پوری قوم کی دل آزاری کرتے ہیں. اس سے آپ پوری مسلم امہ کی دل آزاری کرتے ہیں کہ جب آپ اسلام کے خلاف بات کریں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آسما شرازی صاحبہ نے اپنا ذاتی جو ان کا وینڈیٹا ہے اس کی خاطر اب وہ ایسے گھٹیا انسان کی سپورٹ لینے پہ آ گئی ہیں جو کہ کلیئرلی پاکستان کے جو کرپٹ عناصر ہیں، جو آج تک جن کی وجہ سے پاکستان اس دلدل میں پھنسا ہے. ایف اے ٹی ایف پہ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. کوئی ان سے سوال تو پوچھے کہ آپ عمران خان سے پوچھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے ابھی تک کیوں نہیں گرے لسٹ سے پاکستان نکلا؟ تم لوگوں نے ڈالا گرے لسٹ میں. تو جنہوں نے گرے لسٹ میں پاکستان کو دھکیلا ایف اے ٹی ایف کی، وہ جی آج کیسے اٹھ کے سوال کرتے ہیں عمران خان کو؟ تو یہ نا وہی بات ہے، پھر سخت بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ کچھ پالتو ہیں ان کے، تو یہ ان کا کام ہی یہ ہے، یہ دس از دا بریڈ اینڈ بٹر. سو اس چیز پہ تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے جو بھی حرکتیں کریں، لیکن آسما شرازی صاحبہ جو ہے نا، کم از کم ان کو اپنی گریس اور اپنے اسٹیچر کا احساس کرتے ہوئے ایسے گھٹیا اسلام دشمن اور پاکستان کے شہداء دشمن لوگوں
की सपोर्ट पे रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए। जी, मलिहा आप भी मीडिया का हिस्सा हैं और अभी आखिरी सवाल में आपने उस तरफ भी थोड़ा-सा हिंट दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो पूरे मीडिया को जो कुछ कहा है भौंकने वाला, तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सहाफ़ी जो तारिक जमील साहब ने जब झूठा कहा था तो उसके ऊपर माफ़िया मंगवाई थी, नाक रगड़वाया था उनसे। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने जब इस मीडिया को कहा है जिसका आप भी हिस्सा हैं, मैं भी हिस्सा हूँ, तो फिर ये खामोशी ये पुरस्रार खामोशी क्यों है हमारे मीडिया की तरफ से? बिलावल भुट्टो के बारे में कोई टॉक शोज़ या कॉलम्स क्यों नहीं हो रहे? देखिए, आप यहाँ से इनकी मुनाफ़िक़त का अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान जब कहा करते थे धरने में कि ओए नवाज़ शरीफ, और वो कोई 1 या 2 दफ़ा इमरान खान ने कहा होगा, ओए नवाज़ शरीफ। तो उस जी, ओए को इन्होंने इतना माइंड किया था कि उस पर कितने साल इमरान खान को अख़लाक़ियात पर लेक्चर्स मिलते रहे कि तमीज़ होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, इमरान खान को बात करने की तमीज़ नहीं, वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन जी, आज हम देखते हैं, बिलावल का एग्ज़ैक्ट जुमला ये था कि ये जो मीडिया जो कुछ आपको दिखाता है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो भौंकते हैं, उस पर इंटरेस्टिंगली कुछ सहाफ़ी हज़रात तो ये एक्सप्लेनेशन देते हुए भी मुझे नज़र आया कि नहीं, 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 वो एक्चुअली बिलावल ने तो ये कहा है कि जो लोग भौंकते हैं पीपल्स पार्टी पे, उससे पहले मीडिया का ज़िक्र किया, को मीडिया को नहीं कहा। यानी तारिक जमील साहब अगर वो बात करें कि मीडिया में ज़्यादातर झूठ है और मुआशरे में झूठ है जी। मीडिया हमारे ग्राउंड पर जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। तो जी, हामिद मीर साहब ने भी जब वही बेगम नवाज़िश अली के प्रोग्राम में एक बार बात की कि मीडिया में 90% झूठ बोला जाता है, तो उस पर आज तक कभी किसी ने माइंड नहीं किया। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने जब दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला मदद करें पाकिस्तान की और इमरान खान की मदद करें कि जो उसको उजड़ा हुआ चमन मिला है, तो उस पर फिर लोगों ने जो है वो कहा कि अच्छा, यानी तारिक जमील साहब ने एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात कर दी। बंदा पूछे कि आप मतलब तारिक जमील साहब ने कौन-सी ऐसी बात कर दी है कि जो हक़ाइक़ से बरअक्स है? यानी उसमें बिल्कुल। सिर्फ़ इनके नवाज़ शरीफ साहब के मतलब उनके बयानिए की चूँकि नफ़ी हो रही थी, उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे हालात में छोड़ कर आए गए थे, लिहाज़ा ज़ाहिर-सी बात है कि फिर इन्होंने माइंड किया। तो ये सीधी-सी बात है जी, सरकारी हज की जो अक्सर लोग बात करते हैं, ये बस इन लोगों को जो मराहत की आदत हो गई थी ना, सरकारी हज में या मेरा ख़्याल है ये जो सरकारी आपके विज़िट्स हैं, उनमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के हक़ के लिए रिपोर्टिंग करने किसी भी मुल्क में जाएँ, पाकिस्तान जी, के फ़ायदे के लिए अगर आप काम करें, तो सरकार होती इसलिए कि वो अपने सहाफ़ियों को, अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को फ़ैसिलिटेट करे पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए। इसमें कोई मसला नहीं है, आप दुनिया के 196 मुल्कों की सैर करें, कोई मसला नहीं है। सरकार के खर्चे पे करें। लेकिन वो दौरे जो हैं वो पाकिस्तान के फ़ायदे और पाकिस्तान के मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने चाहिए। वो ये नहीं बिल्कुल। होने चाहिए कि मियाँ साहब हैरिट्ज़ पे शॉपिंग करें तो आप भी घूमें-फिरें, वापसी पे 4 कॉलम उनके हक़ में लिख दें, उनके हक़ में प्रोग्राम्स कर दें। इससे जाने से पहले मैं आपको मेंशन करती चलूँ कि फ़ज़लुर रहमान साहब के हवाले से भी और मतलब ओवरऑल ऑपोज़िशन के हवाले से आसमा शिराज़ी साहिबा ने आर्टिकल लिखा था कि डरना तो बनता है। बीबीसी उर्दू, और बीबीसी उर्दू में मैं हैरान हूँ कि मतलब वो भी ये छाप देता है जो कुछ भी ये लिखती हैं ऑल फॉल। और उसके बाद जो आसमा शिराज़ी साहिबा ने एक और कॉलम लिखा कि नवाज़ शरीफ ने सर पर कफ़न बाँध लिया है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा और जी। इस कफ़न बाँधे हुए को कितने महीने बीत चुके हैं, तकरीबन 2 साल पुराना ये आर्टिकल, नहीं 3 साल गालिबन। तो मैं आपको हाँ जी। डेट चेक करके बता दूँगी, कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल वही बयानिया पेडल करते हैं। कहने को तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप तो इमरान खान के हक़ में, आप तो फ़ौज के हक़ में, हम पाकिस्तान के हक़ में हैं। आज बिल्कुल ऐसा। खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान की फ़ौज या इमरान खान पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करें, तो अगर हम उनके साथ खड़े हो गए तो इस बात की शर्त रहे। हम क्यों उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनकी, क्यों उनके साथ खड़े होते हैं और गलतियों पर तनकीद क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छाइयाँ पाकिस्तान के मफ़ाद में हैं। और जो गलतियाँ हैं वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं जिन पर हम तनकीद करते हैं। इनमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब की करप्शन पे सवाल कर लें, ज़रदारी साहब की करप्शन पर सवाल कर लें। मैंने तो आज तक कभी बुज़दार के फैसले को 3 साल हो गए हैं, मैं तो आज तक कहती हूँ कि गलत फैसला है। मैं समझती हूँ कि उस्मान बुज़दार से कहीं बेहतर कोई चीफ मिनिस्टर इमरान खान लगा सकते थे। उसको अब इमरान खान लाख दफ़ा वसीम अकरम प्लस कहते रहे। तो हम गुलाम तो नहीं है ना किसी के कि जिसने जो कह दिया है, हम बस वही बात करेंगे। जी नाज़रीन, मलिहा हाशमी साहिबा की दिलचस्प गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है आपको आज की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।